नमस्कार दोस्तों मैं शेख कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि महामारी के इस दौर में आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अपने परिवार का ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली है कि महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए थे वो आक्रमण क्या थे, और उसमें जो व्यापक तौर पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था उसको समझेंगे, और जो महमूद गजनवी ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी धन संपदा को लूटा उसको देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। और भारत में जो तुर्कों के आक्रमण हुए हैं वो दो स्तरों पर हुए हैं। तो दो स्तरों पर हुए हैं, जिसमें पहला महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ है और दूसरा मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में हुआ है। तो जो आज हम तुर्कों के आक्रमण में कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे महमूद गजनवी के नेतृत्व में जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसे। तो ये माइंड मैप बना हुआ पहले की तरीके से, टर्क्स इन्वेजन ऑफ इंडिया, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, और ये कुछ माइंड मैप बना दिया है मैंने, जिसमें पहले हम समझेंगे कि बेसिक टर्क कैसे आक्रमण उन्होंने क्यों किया, फिर इंट्रोडक्शन लेंगे इन्हीं तुर्कों का कि इनका साम्राज्य किधर था, और फिर हम कारण जानेंगे कि इन्होंने आखिर भारत पर आक्रमण जो किया था वो क्यों किया था। उसके पश्चात इनके हम कुछ प्रमुख अभियान देखेंगे कि भारत में कौन से इंपॉर्टेंट अभियान हैं इनके। उसके पश्चात हम देखेंगे कि ये जो महमूद गजनवी नाम का व्यक्ति था इसने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दे दिया था, जैसे उतबी और अलबरूनी, ऐसे बहुत सारे विद्वान थे, फिरदौसी। तो उन विद्वानों को इसने संरक्षण दिया था, उनकी कुछ किताबें हैं जिससे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और अंततः हम देखेंगे अलबरूनी की किताब तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद, जिससे हमें भारत की जानकारी मिलती है। और भारत अलबरूनी की दृष्टि से हम समझेंगे कि 1000 में भारत की परिस्थिति कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे टॉपिक को। और जो पहला हम टॉपिक इसमें सब टॉपिक लेंगे वो है बेसिक। तो बेसिक समझने के लिए मैप बनाया उसको समझाऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आप समझ रहे हैं महमूद गजनवी, या महमूद गजनवी से अगर व्यापक तौर पे एक वर्ड की बात करूं तो वो आता है टर्क या तुर्क। तो तुर्क कौन थे? तुर्क दरअसल जो अब्बासी खलीफा थे। अब्बासी खलीफा कौन थे? हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी हुए इस्लाम के, या उनका नेतृत्व जिन्होंने संभाला या उनकी गद्दी जिन्होंने संभाला, उन्हीं को बोलते हैं खलीफा। और वही खलीफा जब शुरुआत के जो खलीफा हुए उनका वंश उम्मयद था, और उनकी जो राजधानी थी वो सऊदी अरब में मदीना में थी, मक्का में थी। उसके पश्चात लेकिन जो खलीफा हुए हैं, क्रांति हुई 750 के आसपास, और खलीफा या खिलाफत अरब से छीनकर कहाँ चली गई? बगदाद पहुंच गई। और बगदाद में जो खलीफा होंगे वहाँ पर जिस वंश की स्थापना होगी उसे अबू अब्बास ने स्थापित किया था, और वो वंश कौन सा कहलाया? अब्बासी खलीफाओं का युग कहलाया। तो ये जो महमूद गजनवी, या गजनवी कहना बेकार है, अभी व्यापक तौर पर लेते हैं, जो तुर्क थे ये अब्बासी खलीफा के समय 9वीं शताब्दी में जो खलीफा की सेना में उनके पहरेदार के रूप में या सैनिक रूप में शामिल हो गए। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, ये जो टर्क थे या तुर्क थे, इन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि की और ये किंग मेकर या नृप निर्माता की भूमिका में आ गए। कौन? ये तर्क या जो भी तुर्क थे ये। तो अब्बासी खलीफा के समय से इनका महत्व बढ़ा था। और अब्बासी खलीफा का कभी इस्लाम पढ़ेंगे तो व्यापक तौर से हम देखेंगे कि अब्बासी खलीफा कहाँ पर बैठते थे और ये खिलाफत का पूरा मामला है क्या। पहली चीज़, खिलाफत क्या होती है? जहाँ पर खलीफा बैठता है उसे खिलाफत कहते हैं। और सल्तनत क्या होती है? जहाँ पर सुल्तान बैठता है। और सुल्तान किससे मान्यता प्राप्त करता है? खलीफा से मान्यता प्राप्त करता है अपने पद की। और जब वो खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त कर लेता है तो वही सुल्तान जहाँ पर बैठेगा जो उसका केंद्र होगा क्या कहलाएगी? सल्तनत। और भारत में ही ऐसी एक सल्तनत पाई जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। तो इस पूरे सिस्टम को समझने से पहले एक बार मैप पर नज़र डाल लेते हैं। ये है इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये ईरान वाला क्षेत्र। तो जो गजनवियों का जो साम्राज्य होगा वो मेनली ईरान से होते हुए, यहाँ से ये गजनी आपको दिख रहा होगा ये, और भारत में काबुल जो अफ़गानिस्तान में था, तो पहले यहाँ पर एक वंश होता था ब्राह्मण शाही वंश, उसके नियंत्रण में था। लेकिन जो बाद में ये किसके नियंत्रण में आ जाएगा? ये गजनवियों के नियंत्रण में आ जाएगा। और पंजाब पर भी बाद में गजनवियों का नियंत्रण हो जाएगा। तो पूरा यहाँ ईरान से लेकर इनका साम्राज्य भारत तक फैला हुआ था। तो ये मैप समझ लीजिए, ये गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ता है, ये इनके साम्राज्य का केंद्र हुआ था। और ये पूरा साम्राज्य क्या कहलाता था? गजनवी एम्पायर या गजनवियों का साम्राज्य।
तो ये हमने बेसिक समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हमको इंट्रोडक्शन समझना है ये गजनवियों का कि कैसे इन्होंने साम्राज्य निर्माण किया, कैसे क्या किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक तुर्क व्यक्ति था जिसका नाम था अलप्तगीन, और उसने गजनी में एक साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य चलाना शुरू कर दिया। इसी अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात इसका उत्तराधिकारी हुआ गुलाम पिराई, और गुलाम पिराई के बाद इसका उत्तराधिकारी बन गया सुबुक्तगीन, जो अलप्तगीन का दामाद और इसका दास हुआ करता था। सुबुक्तगीन के समय पर ही भारत पर तुर्कों का सबसे पहला आक्रमण हुआ, और सुबुक्तगीन के समय पर ही तुर्कों का, ये लगभग आसपास 977 ईस्वी के आसपास की 977 एडी की बात चल रही है। तो सुबुक्तगीन के समय ही भारत पर पहला तुर्कों का आक्रमण हुआ। सुबुक्तगीन ने ब्राह्मण शाही वंश के, ब्राह्मण शाही वंश मैं पहले बता चुका हूँ, ब्राह्मण शाही वंश यहाँ पर होता था इस वाले क्षेत्र में, यानी काबुल पंजाब वाले क्षेत्र में ब्राह्मण शाही वंश हुआ करता था। तो सुबुक्तगीन के समय पर क्या हुआ, सुबुक्तगीन ने ब्राह्मण शाही वंश पर, जो कि जिसका शासक जयपाल हुआ करता था, सुबुक्तगीन ने ब्राह्मण शाही वंश पर आक्रमण किया, और उस आक्रमण के फलस्वरूप ब्राह्मण शाही वंश से काबुल और जलालाबाद छीन लिया। अब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाएगी 997 या 997 में, और सुबुक्तगीन ने अपनी सत्ता अपने छोटे बेटे, जिसका नाम होता है इस्माइल, उसको स्थानांतरित की। और महमूद गजनवी उसका बड़ा लड़का था, लेकिन वो महमूद गजनवी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता था या उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहता था। इसलिए सुबुक्तगीन ने अपनी सत्ता स्थानांतरित की अपने छोटे बेटे इस्माइल को। लेकिन महमूद गजनवी को ये बात हजम नहीं हुई, और उसने क्या किया, उसने एक षड्यंत्र किया और 7 माह के बाद ही इस्माइल की हत्या कर दी। और वो किस वंश का शासक बन गया नेक्स्ट, वो गजनवी वंश का शासक बन गया। इस्माइल की हत्या करके, अपने छोटे भाई की हत्या करके महमूद गजनवी ने साम्राज्य गजनी का प्राप्त कर लिया। तो ये केस की बात हो गई महमूद गजनवी की। अब अगर इस महमूद गजनवी के बारे में हम थोड़ी और बात करें, तो इसकी बहुत सारी उपाधियां इसने धारण की, क्योंकि इसे लोग, इस्लामिक लोग इसे अपना नायक मानते थे। जैसे महमूद गजनवी ने यामिन उद दौला की उपाधि धारण की, महमूद गजनवी ने यामिन उल मिल्ला या इस मुसलमानों के संरक्षक की उपाधि धारण की, जिसे उसके एक खलीफा होते थे, खलीफा कादिर बिल्ला, उन्होंने उसको यह उपाधि दी थी। कौन सी, यामिनी उल मिल्ला की, यानी मुसलमानों का संरक्षक। और इसीलिए महमूद गजनवी का जो वंश होगा उसे हम किस रूप में जानेंगे, उसे हम जानते हैं महमूद गजनवी के वंश को गजनी वंश या यामिनी वंश के रूप में। इसके साथ ही महमूद गजनवी की अगर हम और बात करें, तो मध्यकालीन जो इतिहासकार थे उन्होंने महमूद गजनवी को इस्लाम का नायक कहा कि वो इस्लाम का नायक था। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम के झंडे के क्षेत्र को बढ़ाया था, इस्लाम का क्षेत्र विस्तार किया था, इस्लाम का क्षेत्र प्रसारित किया था तलवार के दम पर। इसलिए जितने भी आप मध्यकालीन इतिहासकारों को देखोगे तो उन्होंने महमूद गजनवी को क्या कहा था, उन्होंने महमूद गजनवी को क्या कहा, इस्लाम का रक्षक या बहुत प्रकार की ऐसी उपाधियां दी। इसी के साथ अगर हम देखें तो महमूद गजनवी दुनिया का पहला सुल्तान था। सुल्तान आज़म की इसने उपाधि धारण की थी, इसे खलीफा से सुल्तान आज़म की उपाधि प्राप्त हुई थी, जिसका मतलब होता है महमूद गजनवी प्रथम सुल्तान था। साथ ही साथ महमूद गजनवी को अव्यमेक्तम मोहम्मदा अवतार की उपाधि भी इसने धारण की थी, और माना जाता था कि इसके जो चांदी के सिक्के थे जो इसने चलाए थे उसमें संस्कृत में यही शब्द उत्कीर्ण होता था। कौन सा, अव्यमेक्तम मोहम्मदा अवतार नामक शब्द उल्लिखित होता था। साथ ही साथ महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता था तो भारत में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को व्यापक तौर पर तोड़ता था। ऐसे बहुत सारी वो, और इसी के लिए उसने उपाधि उसको मिली थी बुत शिकन, या बुत मतलब मूर्तियां और मूर्तियों को तोड़ने वाला, शिकन यानी मूर्तियों में जो शिकन डाल दे या मूर्तियों को जो तोड़ दे। साथ ही साथ उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। अब गाजी क्या होता है, गाजी को बोलते हैं कि काफिरों की हत्या करने वाला या काफिरों का घातक, और इसको इस्लाम के प्रसार का दायित्व और इस्लाम की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। गाजी का मतलब मुख्यतः ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो काफिरों को समाप्त करे, और काफिर कौन हुए, जो इस्लाम के नियम कानूनों को नहीं मानते हैं दुनिया में, वो कौन कहलाते हैं, वो काफिर कहलाते हैं। तो ये मुख्य कुछ उसकी क्या थी, उपाधियां थी जो महमूद गजनवी ने धारण की थी। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं।
अब हमको नेक्स्ट चीज़ जो देखना है वो इसके भारत पर इसने आक्रमण क्यों किया, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसको समझने की ज़रूरत है। महमूद गजनवी का एक दरबारी इतिहासकार होता था, उसका नाम था उतबी। उसने कहा कि महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण है वो क्या है, वो जिहाद है, यानी धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध है। और उसने बताया कि महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण करता था वो किस लिए करता था, वो मुख्यतः अपने इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए करता था। इसी तरह अगर हम देखें तो महमूद गजनवी के जो भारत पर आक्रमण के और भी कारण हैं, उसमें एक तो यश की कामना था कि वो चाहता था कि उसका जो नाम हो वो दूर दूर तक फैले। साथ ही साथ वो भारत में उच्च कोटि के, भारत के जो जंगल थे मगध वाले आदि जंगल बहुत सारे थे, उसमें से उच्च कोटि के हाथी मिलते थे। तो भारत पर आक्रमण करने का एक मुख्य कारण ये भी था कि वो भारतीय हाथियों की प्राप्ति करना चाहता था, जिससे वो अपनी सेना को और मजबूत बना सके। लेकिन जो उसका सबसे मुख्य कारण था भारत पर आक्रमण करने का, वो था भारत में क्या, हिंद की दौलत को लूटना या भारत की दौलत को लूटना। क्यों? क्योंकि उस समय तक भारत को गोल्डन स्पैरो या स्वर्ण चिड़िया या सोने की चिड़िया बोलते थे। तो महमूद गजनवी की भी नज़र इस पर पड़ी, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आता था उस क्षेत्र में क्या था, इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे, और भारत एक अच्छा साधन था संसाधनों के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, लोग जातियों के आधार पर बटे हुए थे, राजा आपस में लड़ते रहते थे, त्रिपक्षीय संघर्ष भी काफ़ी समय तक चला, जिसमें हमने देखा है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जिसे हम बोलते हैं पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट संघर्ष, जिससे और भी कमज़ोर हो गया भारत। तो ये इसके कुछ कारण थे। यहीं पर अगर हम देखें तो हैवेल नामक इतिहासकार ने कहा महमूद गजनवी के संदर्भ में कि अगर महमूद गजनवी को बगदाद में भी पता होता जहाँ पर खलीफा बैठता था, उसने हैवेल ने कहा कि अगर बगदाद में महमूद गजनवी को इस बात का ज़रा सा भी इल्म होता कि उतनी ही धन दौलत है जितनी उसे सोमनाथ मंदिर को लूटने से मिल रही है, सोमनाथ शिव मंदिर था, आगे बात करेंगे, तो वो बगदाद पर भी आक्रमण करता और बगदाद को भी वैसे ही लूटता जैसे उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और लोगों का कत्लेआम किया। इसी के साथ इतिहासकार एक थे मोहम्मद हबीब साहब, उन्होंने कहा, उन्होंने तुर्कों के आक्रमण को भारत में शहरी और ग्रामीण क्रांति के संदर्भ में संदर्भित किया है। इसी तरह और भी कई लोग आए जिन्होंने, जैसे लेनपूल ने अद्वितीय आंदोलन कहकर पुकारा इसे। तो ऐसे कई इतिहासकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं भारत के संदर्भ में जो इनके आक्रमण हुए थे। अब अगर हम इनके, महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हम देखें कि प्रमुख अभियान कौन से थे। तो महमूद गजनवी ने हेनरी इलियट के माध्यम से, पता चलता है हेनरी इलियट महोदय के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए, 1001 से या 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये बताते हैं कि महमूद गजनवी जो था उसने भारत में 12 से 13 के आसपास आक्रमण किए हैं। अच्छा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का एक तरीका होता था, और वो तरीका क्या था कि वो भारत में सितंबर अक्टूबर में जब मानसून चला जाता था, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती थी, तब आक्रमण करता था। शीत ऋतु में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में अपने अभियान जारी रखता था, और मार्च अप्रैल में जैसे ही मानसून ऋतु आने वाली होती थी तो वो भारत से निकल जाता था। तो एक चीज़ तो तय है कि उसे भारत की जलवायु का मोटा मोटा अंदाज़ा था, क्योंकि जलवायु के कारण वो भारत में फंसने से बचता था, इसलिए हमेशा वो सितंबर अक्टूबर में वर्षा ऋतु के समाप्ति के पश्चात आक्रमण करता था और मार्च अप्रैल में भारत से वो निकल जाता था। तो ये महमूद गजनवी का एक तरीका हो गया। अब अगर हम उसके कुछ प्रमुख आक्रमणों की बात करें तो महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही, या जिसे लल्ली शाही या ब्राह्मण शाही वंश भी कहते हैं, उसके ऊपर हुआ था। और इस ब्राह्मण शाही वंश का साम्राज्य कहाँ पर था? इस ब्राह्मण शाही वंश का साम्राज्य चिनाब नदी से लेकर, चिनाब जो भारत में बहती है, चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वतमाला अफगानिस्तान तक था। तो मोटा मोटा इसका साम्राज्य कहाँ पर था? चिनाब नदी से, अगर पीछे मैप में हम आ जाएं, चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वतमाला, यानी चिनाब अगर इधर से बह रही है, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान में हिमालय का जो विस्तार है, सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, तो हिंदुकुश पर्वत तक था। और मुख्य जो इसके क्षेत्र आते थे हिंदू शाही वंश या ब्राह्मण शाही वंश के, वो काबुल और पंजाब वाले क्षेत्र आते थे। तो जब महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया हिंदू शाही वंश पर, तो उस समय यहाँ का शासक था जयपाल,
और जयपाल के बारे में ये कहा जाता था, या हिंदू शाही वंश के बारे में ये कहा जाता था कि ये जो हिंदू शाही हैं ये कनिष्क के वंशज हैं। तो कनिष्क कौन था? कुषाण था। तो कुषाण के वंशज थे ये हिंदू शाही, ऐसा अलबरूनी ने कहा है, जबकि और कोई इतना ज़्यादा साक्ष्य इसका नहीं मिलता है। तो उसने बताया कि जब पता चला हमें इतिहास से, जब इतिहास के स्रोतों से, कि जब महमूद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण किया तो जयपाल का राज्य चूँकि चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वतमाला तक फैला था और उसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। पहले इस जयपाल की राजधानी काबुल हुआ करती थी जो अफ़गानिस्तान में है, लेकिन एक याकूब नामक व्यक्ति ने वो काबुल छीन लिया था। उसके बाद क्या हुआ, इस राज्य की राजधानी या ब्राह्मण वंश की राजधानी उद्भांडपुर हो गई। और जब महमूद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण किया तो महमूद गजनवी इस आक्रमण में जयपाल को पराजित कर देगा अपने, और लेकिन जयपाल को मृत्युदंड नहीं देता है। इससे जयपाल बहुत आत्मग्लानि फील करेगा और वो आत्महत्या कर लेगा। जयपाल की आत्महत्या के पश्चात उसका उत्तराधिकारी आनंदपाल गद्दी पर बैठेगा और आनंदपाल अपनी राजधानी उद्भांडपुर को छोड़कर अब नई राजधानी बनाएगा जिसका नाम था नंदन। उसके पश्चात महमूद गजनवी अपना दूसरा आक्रमण, जो प्रमुख आक्रमण करेगा, वो 1000 ईस्वी में मुल्तान पर करेगा। और मुल्तान पर उस समय शिया करमाथियों का शासन था। शिया मतलब मुस्लिम की जो दो विचारधाराएं हैं, शिया और सुन्नी, यानी जो लोग पहला खलीफा हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी, उसमें से पहला खलीफा हुआ था अबू बकर, तो अबू बकर, फिर दूसरा खलीफा हुआ उमर, तीसरा खलीफा हुआ उस्मान और चौथा खलीफा कौन था? चौथा खलीफा था अली। तो जो सुन्नी थे वो अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो पैगंबर साहब का वास्तविक दर्शन है वो अबू बकर बेहतर तरीके से समझता है और अबू बकर पैगंबर का वास्तविक उत्तराधिकारी है। लेकिन जो सुन्नी थे वो अली को अपना पहला खलीफा मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि अली जो थे वो पैगंबर साहब की बेटी फातिमा के पति थे, उनके रिश्तेदार थे, इसलिए वास्तविक सत्ता के जो अधिकारी होंगे वो अली होंगे। तो जो मुल्तान पर नियंत्रण था वो सियाओं का था। सिया कौन थे? जो चौथे खलीफा सुन्नियों के अनुसार और पहले खलीफा सियाओं के अनुसार अली थे। तो शियाओं या सिया करमाथियों मुल्तान पर आक्रमण करेगा महमूद गजनवी, और उस समय जिस सिया शासक का वंश होता है या उसका साम्राज्य होता है उसका नाम होता है अब्दुल फतेह दाऊद। इस युद्ध में अब्दुल फतेह दाऊद जो शिया एक शासक होता है वो महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए मारा जाता है और इस युद्ध में वो पराजित हो जाता है। इसके बाद क्या करेगा महमूद गजनवी? महमूद गजनवी नौशा शाह मतलब जिसका नाम सुखपाल था, और वो जयपाल जो ब्राह्मण शाही वंश का शासक था उसका नाती होता था, मुल्तान का राज्य सुखपाल या नौशा शाह को देकर भारत से चला जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी के जो राज्य थे, विजित क्षेत्र थे, जो भी जीते गए क्षेत्र थे, उसमें किसका नियंत्रण महमूद गजनवी वो किसके संरक्षण में छोड़ कर जाता था? वो किसकी देखभाल में देकर जाता था? जयपाल के नाती सुखपाल के नेतृत्व में, जिसे नौशा शाह भी कहते हैं। तो ये 1004 का मुल्तान का आक्रमण हो गया। उसके बाद 1008 में महमूद गजनवी फिर भारत आएगा, और महमूद गजनवी 1008 में जब भारत आएगा तो वो क्या करेगा कि भारत में पंजाब पर आक्रमण करेगा। और पंजाब पर उस समय किस वंश का शासक होता है? ब्राह्मण शाही वंश का ही शासन रहता है, और ब्राह्मण शाही वंश में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को वो छाछ के युद्ध में पराजित कर देता है। उसके पश्चात महमूद गजनवी भारत से चला जाएगा और 1010 में फिर आएगा, और 1010 में तलवाड़ी के युद्ध में हिंदू राजा उसके खिलाफ एक संघ बनाते हैं महमूद गजनवी के खिलाफ, और वो हिंदू राजाओं को पराजित कर देगा तलवाड़ी के युद्ध में 1010 ईस्वी में। इसके पश्चात महमूद गजनवी फिर भारत से चला जाएगा और 1014 में भारत फिर आएगा। इस बार 1014 में वो हरियाणा के थानेश्वर पर आक्रमण करेगा, और थानेश्वर में एक चक्र स्वामी मंदिर होता है, ये देखिए लिखा है, थानेश्वर में एक चक्र स्वामी मंदिर होता है। तो चक्र स्वामी मंदिर को तोड़ता है और लूटमार करता है। क्यों लूटमार करता है? क्योंकि हिंदू मंदिर जो थे वो संपत्ति के केंद्रीकरण होते थे, वहाँ पर लोग चढ़ावा चढ़ाते थे। तो महमूद गजनवी को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर विशाल संपदा है, तो चक्र स्वामी मंदिर को तोड़ेगा, और उसको तोड़ने के बाद महमूद गजनवी भारत से चला जाएगा। 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी फिर भारत आएगा, और 1015 ईस्वी में वो कश्मीर पर आक्रमण करेगा। कश्मीर पर जब वो आक्रमण करता है तो पहली बार ऐसा होता है कि वो भारत में प्रथम बार पराजित हो जाता है, और जिसका कारण होता है खराब मौसम।
कश्मीर में वो क्यों आया था? कश्मीर में एक लोहारिन दुर्ग था या फोर्ट था, या जिसे हम लॉ कोट फोर्ट या दुर्ग कहते हैं, उसका उसने घेरा डाला था, लेकिन वो जीत नहीं पाया। और प्रथम पराजय महमूद गजनवी की कौन सी थी? कश्मीर में थी। इस समय कश्मीर में लोहार वंश का शासन था, और लोहार वंश का जो शासक इस समय गद्दी पर था वो संग्राम राज था। तो महमूद गजनवी ने इसके बाद 1021 में फिर कश्मीर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो दोबारा फिर असफल होगा कश्मीर को जीतने के संदर्भ में। उसके पश्चात अगर हम 1015 के बाद की बात करें तो महमूद गजनवी 1018 में फिर भारत आएगा, और 1018 में वो जब भारत आएगा तो गंगा की घाटी में, गंगा वैली में, यानी गंगा नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहली बार प्रवेश करेगा, और वो 4 शहरों को लूटेगा, जिसमें बरन, बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज शामिल होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी को इस अभियान में, यानी गंगा घाटी के अभियान में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था उसके जितने अभियान हैं उसमें से। और इसी को जीतने के बाद, यहीं से धन संपदा लूटने के बाद, खलीफा ने उसको उपाधि दी थी भारतीय विजयों का संदेश लाने वाला दूत कहा था। किसको? महमूद गजनवी को। तो ये हम कहाँ तक पहुँच गए? हम 1018 तक पहुँच गए। इसके पश्चात महमूद गजनवी 1019 में फिर भारत आएगा, और इस बार वो कालिंजर के दुर्ग, यानी ग्वालियर और बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र जो था वहाँ पर कालिंजर फोर्ट था, उसका घेरा डाल देगा। और कालिंजर पर उस समय चंदेल शासक कौन था? विद्याधर चंदेल। तो ये युद्ध अनिर्णायक रहता है। बाद में विद्याधर चंदेल और महमूद गजनवी एक संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं, और मुस्लिम जो जब संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो विद्याधर चंदेल महमूद की तारीफ में एक कविता लिखेगा, और महमूद इसी बात से खुश होकर उसको 15 किले दे देगा। मित्रता में आप कहो दान में। मुस्लिम लेखकों ने विद्याधर चंदेल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। ये 1019 की बात हो गई। उसके पश्चात महमूद गजनवी 1022 में फिर भारत में आएगा, और 1022 में वो क्या करेगा? पंजाब का विलय कर लेगा, यानी पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लेगा। तो 1022 की मैंने बात की, यहाँ तक हम पहुँच गए। 1022 में आएगा और पंजाब का विलय कर लेगा, किसमें? गजनी साम्राज्य में। इसके पश्चात महमूद गजनवी का एक प्रमुख अभियान, और जो सबसे प्रमुख अभियान है वो सोमनाथ मंदिर का है। ये महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किया था, 1025 ईस्वी में किया था। और इस अभियान में क्या था? जब सोमनाथ मंदिर या गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो उस समय गुजरात का शासक, या उस समय गुजरात में जो वंश था उसे हम चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के नाम से जानते हैं। और उस वंश का शासक जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम था भीम फर्स्ट। तो महमूद गजनवी आक्रमण करता है और गुजरात में हिंदुओं का कत्लेआम करता है, सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है व्यापक तौर पर। बोला जाता है कि महमूद गजनवी शिवलिंग को भी तोड़ता है, क्षति पहुंचाता है, और उस मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का स्वर्ण द्वार होता है, उसको अपने साथ गजनी ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी जब भारत से वापस जा रहा था सोमनाथ मंदिर का स्वर्ण द्वार लेकर, तो उस पर जाटों ने, सिंध के जाटों ने हमला कर दिया था और स्वर्ण द्वार छीन लिया था, ऐसा कहा जाता है। अब जब महमूद गजनवी भारत से चला जाएगा तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, जिसका साम्राज्य उस समय किस में था? गुजरात में था। और गुजरात में ये वंश क्या करेगा? ये फिर से उस मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगा। अब आगे जब हम कभी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि महमूद गजनवी की तरह मोहम्मद गोरी भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का एक वो करता है, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और सेम वंश का शासन तब भी रहेगा, सोलंकी वंश या जिसे हम कहते हैं चालुक्य वंश, बस शासक बदल जाएगा। यहाँ पर भीम फर्स्ट है, वहाँ पर भीम सेकंड हो जाएगा, और भीम सेकंड राजस्थान के माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को पराजित कर देगा। तो जब पहला जो तुर्क आया था उसने तो सोमनाथ मंदिर को जीत लिया और लूट लिया, लेकिन जो दूसरा तुर्क आएगा मोहम्मद गोरी, वो इस मंदिर की फतह नहीं कर पाएगा। अब महमूद गजनवी, बोला जाता है, जब सोमनाथ मंदिर की विजय करके वापस जा रहा था उस पर सिंध के जाटों ने हमला कर दिया था, इसलिए अंतिम बार वो सिंध के जो जाट थे उनको दंड देने के लिए 1027 ईस्वी में भारत आया, और 1027 ईस्वी में उसने सिंध के जाटों को पराजित किया और व्यापक तौर पर कत्लेआम किया। तो कहा जाता है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारत को तभी शांति मिली या तभी भारतवासी राहत की सांस ले सके जब 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो ये हमने व्यापक तौर पर समझा महमूद गजनवी के अभियानों को।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि महमूद गजनवी जो था वो दरबारियों को, या हम कहें कि विद्वानों को या कलाकारों को व्यापक तौर पर संरक्षण देता था। अब अगर हम इनके विद्वानों की बात करें तो पहले अगर हम विद्वान की बात करें तो इसका नाम आता है उतबी। और उतबी कौन था? ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था उतबी, और इसने तारीख यामिनी या किताब यामिनी लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ से हमें महमूद के ज़्यादातर हमलों का पता चलता है। उसके पश्चात अबुल फजल बैहाकी का नाम आता है, जो महमूद के दरबार में रहता था। इसने तारीख ए सुबुक्तगीन नामक एक किताब लिखी। सुबुक्तगीन महमूद गजनवी का पिता था और तारीख ए सुबुक्तगीन नामक किताब लिखी। साथ ही साथ इसी अबुल फजल बैहाकी ने गजनवियों का इतिहास नामक एक किताब लिखी, और उस किताब से हमें सल्तनत कालीन चित्रकला का प्रथम साक्ष्य मिलता है। किस किताब से? गजनवियों के इतिहास नामक किताब लिखी थी अबुल फजल बैहाकी ने, और इसी अबुल फजल बैहाकी की किताब गजनियों के इतिहास से हमें सल्तनत कालीन जो चित्रकला है उसका प्रथम साक्ष्य मिलता है। तीसरा जो विद्वान रहता है उसका नाम था फिरदौसी, और फिरदौसी ने शाहनामा नामक किताब लिखी थी। और इसके बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने इससे कहा था कि आप शाहनामा लिखिए। फिरदौसी से बोला था कि आप मेरे बारे में ग्रंथ लिखिए और मैं आपको 60,000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन जब फिरदौसी ग्रंथ लिख लेता है तो महमूद 60,000 सोने सिक्के देने के बजाय 60,000 चांदी के सिक्के उसे देता है, जिसे फिरदौसी लेने से इनकार कर देता है और उसका दरबार छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाद में महमूद गजनवी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो क्या करेगा, 60,000 सोने के सिक्के लेकर फिरदौसी के घर जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि फिरदौसी की मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है और उसकी बेटी महमूद गजनवी को मिलती है। लेकिन वो ये 60,000 सोने के सिक्के लेने से मना कर देती है। और ऐसा कहा जाता है और इस बात के साक्ष्य भी हैं कि जब महमूद गजनवी से फिरदौसी की अनबन हो गई तो अपने अंतिम समय में फिरदौसी ने महमूद गजनवी के बारे में लिखा है कि वो एक नीच कुल का या नीच व्यक्ति था। चौथे व्यक्ति की बात करें अगर हम तो ये आता है फारूकी। फारूकी कौन था? महमूद गजनवी ने लाहौर में निगार खाना बनवाया था और निगार खाना में अपना व्यक्ति चित्र बनवाया था। तो फारूकी से हमें पता चलता है, फारूकी के लेखों से हमें पता चलता है, लेखन कार्य से पता चलता है कि महमूद गजनवी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने क्या करवाया था, अपना व्यक्ति चित्र बनवाया था। उसके पश्चात एक व्यक्ति और आता है सैयद सलार मसूद गाजी, ये वाला व्यक्ति। और ये महमूद गजनवी का एक सैनिक था जिसकी समाधि कहाँ पर है? भारत में बहराइच में है। तो अगर कभी क्वेश्चन बन जाए ऐसे जानकारी के लिए बहराइच की बात आए तो वहाँ पर महमूद गजनवी के एक सैनिक सैयद सलार मसूद गाजी की समाधि है। छठे व्यक्ति को हमें थोड़ा विस्तार से पढ़ना होगा। छठे व्यक्ति का नाम है अलबरूनी, और ये इसलिए विस्तार से पढ़ना है क्योंकि इसकी बहुत एक अच्छी किताब है, तहकीक हिंद इनका एक ग्रंथ है जिससे हमें भारत की व्यापक तौर पर जानकारी मिलती है। तो अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो खीवा या ख्वारिज़्म में हुआ था और इनका नाम अबू रेहान था। तो अबू रेहान की अगर हम बात कर दें थोड़ा व्यापक तौर पर, तो अबू रेहान ख्वारिज़्म में पैदा हुआ था। ख्वारिज़्म मतलब ख्वारिज़्म शाह के दरबार में। तो महमूद गजनवी ने जब ईरान में ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण किया था तो वहाँ से अलबरूनी को भी कैद कर लिया था और बाद में जब अपने दरबार में लाया तो अलबरूनी को अपना ज्योतिषाचार्य बना दिया था। तो अलबरूनी उसके दरबार में ज्योतिषाचार्य थे, लेकिन अलबरूनी को कई सारे विषयों का व्यापक ज्ञान था, जैसे गणित का, समाज शास्त्र का, चिकित्सा का, ऐसे बहुत सारे खगोल शास्त्र का। तो अलबरूनी को ये सब ज्ञान था। अलबरूनी जब भारत आता है महमूद गजनवी के साथ 1018-19 में और 1028-29 10 सालों तक भारत में रहेगा, भारत का अध्ययन करेगा और तहकीक हिंद में उसको उतारेगा उस अध्ययन को, और उसी से हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी भारत में आएगा और संस्कृत सीखेगा। तो भारत में आकर संस्कृत सीखने वाला और गीता और किसका, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलबरूनी है। अब अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी के हम देखेंगे कि अलबरूनी के तहकीक हिंद या किताब उल हिंद से हमें भारत की क्या जानकारी मिलती है। तो हमने व्यापक तौर पर अलबरूनी की जो किताब थी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, उससे हम समझेंगे कि उसने भारत के बारे में क्या वर्णन किया है। तो अब जो अलबरूनी की किताब है उसके 80 चैप्टर हैं और व्यापक तौर पर उसमें एस्ट्रोनॉमी का वर्णन है या खगोल शास्त्र का वर्णन है,
और जो इसकी किताब की कुछ कमियां हैं वो ये हैं कि अल-बरूनी की किताब में दक्षिण भारत के राज्यों का व्यापक तौर पर उल्लेख नहीं है या बिल्कुल उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ उसने जो पॉलिटिकल सिस्टम था या राजनीतिक व्यवस्था था उसका बहुत कम वर्णन किया है। तो दो कमियां थी, पहली बात कि दक्षिण भारत के राज्यों का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया, साथ ही साथ उसने क्या किया कि राजनीतिक इतिहास का वर्णन कम किया है। तो अल-बरूनी के जो किताबुल हिंद है इसे हमें भारत के संदर्भ में क्या जानकारी मिलती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें, सोशल स्टेटस की बात करें, तो अल-बरूनी ने बताया कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में विभाजित था। साथ ही साथ अल-बरूनी ने यह भी बताया कि भारत में युग्मित वर्ण व्यवस्था है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय एक साथ, वैश्य शूद्र एक साथ। तो युग्म बने हुए थे ब्राह्मण क्षत्रियों का, वैश्य और शूद्रों का। इसके अतिरिक्त अल-बरूनी ने बताया कि भारत में चतुर्वर्ण, ये चारों वर्ण के अलावा उनसे भी नीचे स्तर पर कुछ लोग थे जिन्हें अंत्यज कहते थे, और उनके 8 प्रकार वो बताता है जिन्हें वो अल्लम गल्लम भी कहता। अब ये अंत्यज कौन थे? इनको अछूत माना जाता था, जैसे मोची, जादूगर और बहुत सारे नाविक, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें अछूत की कैटेगरी में रखा जाता था और इन्हें अंत्यज माना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें सामाजिक स्थिति में, तो महमूद अल-बरूनी ने सामाजिक स्थिति में ये भी बताया कि भारत में जो ब्राह्मण थे उनको 4 पत्नियां रखने का अधिकार था, क्षत्रियों को 3 पत्नियां रखने का अधिकार था, वैश्यों को 2 पत्नियां रखने का अधिकार था और शूद्रों को 1 पत्नियां रखने का अधिकार था, 1 पत्नी रखने का अधिकार था। इसी तरह अल-बरूनी के ग्रंथ से हमें पता चलता है कि भारत में प्रसूति के आधार पर भी भेदभाव था। प्रसूति मतलब कि कोई ऐसी स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो ब्राह्मण के संदर्भ में उसको 8 दिन तक अछूत माना जाता था, क्षत्रियों के संदर्भ में 12 दिन तक अछूत माना जाता था, वैश्यों के संदर्भ में 15 दिन तक उस स्त्री को अछूत माना जाता था बच्चा देने के बाद या बच्चे को जन्म देने के बाद, और शूद्रों के संदर्भ में 30 दिन तक अछूत माना जाता था उस स्त्री को जिसने मतलब बच्चे को जन्म दिया है। उसके पश्चात अगर हम बात करें, अल-बरूनी बताता है कि भारत में जो विवाह सिस्टम था उसमें तलाक नहीं था और विधवा पुनर्विवाह नहीं था। ऐसी स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही साथ वो बताता है कि अंतरजातीय विवाह भारत में नहीं होता था, यानी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, लेकिन उसने बताया कि ये इंटरकास्ट मैरिज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में तो नहीं होती है, लेकिन जो अंत्यज थे, जो उनसे भी नीचे थे, जैसे मैंने बताया मोची हो गया, नाविक हो गया, जादूगर हो गया, ऐसे बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति, इनमें क्या था, ये अपवाद थे, यानी इसमें अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज होती थी। उसके पश्चात अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो अल-बरूनी बताता है कि भारत में जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न था और संपत्ति का जो केंद्रीकरण था वो मंदिर होते थे, और इसीलिए मंदिर विदेशियों के आक्रमण का प्रमुख क्षेत्र बन गया, चाहे वो जिसका आक्रमण रहा हो। अल-बरूनी बताता है आर्थिक स्थिति के अंतर्गत कि भारत में सूदखोरी यानी ब्याज पर पैसा देना और ब्याज लेने को वर्जित माना जाता था, लेकिन अपवाद कौन था? शूद्र, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूदखोरी नहीं करते थे या उसको वर्जित माना जाता था, लेकिन शूद्रों को इसकी अनुमति थी या शूद्र इसको कर सकते थे। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें या पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें, तो अल-बरूनी ने भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसका बहुत कम वर्णन किया और बताया कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इसीलिए और ये राजा जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे, और एक राजा की शक्ति इसी बात पर निर्भर थी कि वो किसी भी प्रकार से दूसरे राजा को कमज़ोर करे या फिर किसी बाहरी शासक को बुलाकर उसके ऊपर आक्रमण करवाकर उसको समाप्त कर सके। अल-बरूनी ने बताया कि महमूद की सेना ने, महमूद गजनवी की सेना में कुछ कन्नड़ सैनिक भी शामिल थे। इसी तरह अल-बरूनी आगे लिखता है कि महमूद गजनवी का जो उत्तराधिकारी होगा मसूद की सेना में 50% के करीब हिंदू थे और आधे लगभग सैनिक हिंदू होते थे। तो पॉलिटिकल जो स्टेटस था, पॉलिटिकल स्थिति की जानकारी बहुत ज़्यादा अल-बरूनी नहीं देता है। अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो किताबुल हिंद में अल-बरूनी बताता है कि भारत में जो 2 प्रमुख त्यौहार थे वो थे, एक तो शिवरात्रि था और दूसरा रामनवमी था। उसने बताया कि भारत में धार्मिक विभेदीकरण मौजूद था, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे वो एकेश्वरवादी थे और जो पढ़े लिखे नहीं थे वो कैसे थे, वो बहुदेववादी थे। साथ ही साथ अल-बरूनी ये लिखता है कि भारत में बहुदेववादी थे और अल-बरूनी ये लिखता है कि भारत में वैष्णव संप्रदाय सर्वप्रमुख था। सबसे ज़्यादा लोग विष्णु की उपासना करने वाले भारत में क्या थे,
मिलते थे। ये इसने अल-बरूनी ने खुद बताया है। साथ ही साथ अल-बरूनी ने यह भी बताया कि जो धर्म था, धर्म में क्या था, व्यापक तौर पर कुछ ऐसी क्रियाएं होती थी जो मान्य नहीं थी, या धर्म में कुछ कर्मकांड व्याप्त थे। अल-बरूनी ये भी लिखता है कि भारत के जो लोग थे वो अपने धर्म को, देश को और अपनी संस्कृति को ऐसा मानते थे कि दुनिया में सबसे बेहतर है। और अल-बरूनी लिखता है कि भारतीय इतने कूपमंडूक हो गए थे कि उनके पूर्वज उनसे बेहतर स्थिति में थे। अल-बरूनी का मतलब था कि भारतीय जब वो भारत आया तो उस समय भारतीय कूपमंडूक हो गए थे, आत्ममुग्ध हो गए थे, और उनको लगता था कि उनके जैसा विज्ञान, संस्कृति, धर्म दुनिया में कहीं पर नहीं है। उसके पश्चात अगर हम बात करें किसकी, एजुकेशन या शिक्षा व्यवस्था की, तो अल-बरूनी बताता है कि भारत में जो प्रमुख शिक्षक केंद्र थे, शिक्षण केंद्र थे, विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर और उसके पश्चात बनारस या काशी जिसे हम कहते हैं, और कश्मीर, ये कुछ प्रमुख शिक्षण केंद्र थे। साथ ही साथ अल-बरूनी लिखता है कि बच्चे चौक और खड़िया और सिलेट का प्रयोग करते थे, जो अभी भी करते हैं, अब तो कम हो गया लेकिन करते थे लोग काफ़ी दिनों बाद तक। साथ ही साथ अल-बरूनी ये भी लिखता है कि भारत में जो शिक्षा थी उसमें अल-बरूनी बताता है कि जब उत्तर भारत के लोग क्या पेड़ की छालों पर लिखते थे या पेड़ की छालों को लिखने के काम में प्रयोग करते थे। अल-बरूनी ने भारत की लिपियों के संदर्भ में व्यापक तौर पर चर्चा की है। भारत में कौन सी लिपि प्रयोग में होती थी, यानी भाषा क्या होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, और लिपि क्या होती है, उसी भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, तो अल-बरूनी बताता है कि जो सिद्ध मातृका नामक एक लिपि की वो चर्चा करता है, सिद्ध मातृका, और वो बताता है कि जिन लिपियों का प्रयोग होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित लिपि कौन थी, सिद्ध मातृका थी, जिसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता था, व्यापक तौर पर उसका प्रयोग होता था बनारस में, कन्नौज में और कश्मीर में। तो ये उसने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, और उसने बताया भारतीयों को लगता है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वैसी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। उसके पश्चात अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें या स्थापत्य की बात करें, तो अल-बरूनी बताता है कि भारतीयों के स्थापत्य को देखकर, या भारतीय जो बिल्डिंग बनाते हैं या जो भी संरचनाएं बनाते हैं, भारतीय जो स्थापत्य कला का विकास करते हैं, उसको देखकर मुसलमान ये सोचते थे कि, अल-बरूनी कहता है कि उसको देखकर मुसलमान उसको बनाना तो छोड़, उस तरह का उसका वर्णन करने भी असहज हो जाते थे, उसको वर्णित नहीं कर पाते थे। कि मतलब उसके कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय अपनी स्थापत्य इतनी सुंदर महल वगैरह बनाते थे कि मुसलमान जब उसको देखते थे तो अचंभित हो जाते थे, और बनवाना तो छोड़ उसका ढंग से वर्णन भी नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ अल-बरूनी और उतबी दोनों ने ही भारत में कन्नौज शहर को अत्यंत समृद्ध शहर बताया है, और बताया है कि कन्नौज जो था भारत में समृद्धि का केंद्र था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि महमूद गजनवी भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारत में सिक्का चलाया था, और उस सिक्के का नाम था दिल्ली वाला। क्या नाम था? दिल्ली वाला। तो महमूद गजनवी भारत में सिक्के चलाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो ये हमने पूरा समझ लिया महमूद गजनवी के बारे में, महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पूरा मैंने अभी तक चर्चा की है पूरी समझ में आई होगी। हमने यहाँ से शुरू किया था, फिर हम बेसिक में चले गए, हमने मैप देखा, और मैंने बताया कि पहले वो लोग सैनिक के रूप में शामिल हुए, फिर हमने इंट्रोडक्शन की बात की अलप्तगीन गुलाम पिरई वाली, फिर हमने आक्रमण के कारण देखे, फिर हमने क्या देखा कि प्रमुख अभियान कौन से थे, फिर हमने देखा कि इसके दरबार में प्रमुख व्यक्ति कौन से रहते थे, दरबारी विद्वान कौन से थे, और अंतिम में देखा क्या अंतिम में हमने देखा कि अल-बरूनी का जो भारत है वो कैसा था, अल-बरूनी ने जो भारत के बारे में वर्णन किया है वो कैसा था। तो उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, महमूद गजनवी आपको समझ में आया होगा, और उसने भारत में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं का कत्लेआम किया, या मैं कहूँ काफिरों का कत्लेआम किया, तो व्यापक तौर पे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।